हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चुका है और अब सवाल उठता है कि कितना कट ऑफ आएगा, कितना किसका क्या सही हुआ है नहीं हुआ है। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कितनी कट ऑफ होने की संभावना बनती है, क्वेश्चन का लेवल क्या था, है ना। इस सब के बारे में हम लोग अंत में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम लोग अपने इस चैनल पे एक नई स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। उनमें एक हमारे सर हैं प्रदीप पटेल, जो 64वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हुए हैं और ये अभी एट प्रेजेंट में औरंगाबाद में MEO यानी सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं। बीपीएससी क्वालिफाइड हैं 64वीं। हम इनके साथ आपको इंटरेक्ट जरूर करवाएंगे और ये आपको कल या परसों यानी कि 1-2 दिन में आपको इनसे हम इंटरेक्ट करवाएंगे अपने इसी चैनल पे। और आगामी बीपीएससी मेंस परीक्षा की स्ट्रेटजी जो है हम आपको डिस्कस करेंगे और हम लोग मिलकर इसके बारे में, मेंस के एग्जाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात, हमारी जो कोचिंग है बिहार के सीतामढ़ी जिला के एक छोटे से शहर पुपरी में, जिसका नाम है स्टडी सरनम, ठीक है। और मेरे इस चैनल का जो नाम है @study with सुजीत PCS, राइट। तो हम लोग सर के साथ बात करेंगे, सर के अपना जो जर्नी रहा है उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि आगामी बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी क्या हो, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं बीपीएससी का जो अभी जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम जो हुआ है उसमें जो क्वेश्चन रहा है उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है, क्योंकि लेवल ही तो सब कुछ है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग, देखिए देखिए ये क्वेश्चन आपको जी सीरीज है, यानी कि इस बार बीपीएससी ने ABCD को ना करके, है ना, EFGH यानी 4 सीरीज बनाई है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा सीरीज है? वो है जी सीरीज का। जी सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की महत्वपूर्ण व्याख्या क्या है, इसको देखना है। देखिए डाल्टन की परमाणु सिद्धांत का जो व्याख्या है उसमें क्या क्या है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल। तो इसको देखा जाए, अगर आप डाल्टन की थ्योरी को पढ़ेंगे, 9th क्लास का एनसीईआरटी पुस्तक जो है, मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ो आप। एनसीईआरटी पुस्तक आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर बनाती है, ठीक है। तो एक ये भी आंसर सही है इसका। इसके बाद स्थिर संघटन का नियम, ये भी सही है। इसके बाद बहु अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहु अनुपात का नियम को नहीं मानता है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और स्थिर संघटन का नियम है। रेडियोधर्मिता का नियम ये नहीं मानता है, बहु अनुपात का नियम को मानता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। देखो फुल एनालिसिस होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्यों पूछा है, कैसे पूछा है, क्या रीजन होता है, इसके बिहाफ पर इसको एनालिसिस किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? पहला का आंसर होगा सी। इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा आंसर पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्थान है जो दुनिया में फेमस है। कौन नहीं जानता है सिलिकॉन वैली? सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, ये कौन नहीं जानता है? ये अपने आप में एक सवाल है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? पेट में जो अम्ल बनता है वो कौन सा स्रावित होता है? मतलब पेट में जो अम्ल स्रावित होता है कौन सा है? कौन नहीं जानता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप जानते हैं एसिडिटी जब बनती है, गैस बनती है, तो जो आप दवाई खाते हैं उसका कंपोजिशन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कभी भी बीपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन, विशेषकर जो अपने लेवल का एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो कभी भी क्वेश्चन को बहुत ही सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाले प्रश्न ही पूछते हैं। हमको आपको लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बस हम लोग इसीलिए टफ लगता है क्योंकि हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हो गया। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? भास्कर वर्मन ने। किस शासक ने? भास्कर वर्मन ने। इसका आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मन। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्षवर्धन के समय में, हर्ष यानी हर्षवर्धन के समय असम पर शासन किया है? इसका नाम है भास्कर वर्मन, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? 10 अगस्त को किया गया है दोस्तों। कब किया गया है? 10 अगस्त को किया गया है। इसको ध्यान रखिए। ये सब क्वेश्चन कुछ बच्चे ने 15 अगस्त मारा है। कैसे मारेगा भाई? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराएंगे कि जाएंगे वहां उद्घाटन करने? थोड़ा कॉमन सेंस की बात समझ। कुछ बच्चों ने हमको बोला सर 15 अगस्त, 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा, ये जो 10 अगस्त को उन्होंने जो कार्य किया, 10 अगस्त 2020 को, है ना, वो उसके बारे में उन्होंने 15 अगस्त को चर्चा किया था 2022 को। इस बार भी चर्चा किया है उन्होंने, तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। मोदी जी हैं, ठीक है। इसके बाद 6ठा नंबर में आइए। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ऑडोमीटर। आपके वाहन में जो मशीन लगी रहती है, जो वाहन तय करती है दूरी, उसको मापती है, उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। कुछ बच्चे यहाँ भी गलती किए हैं, स्पीडोमीटर मार। स्पीडोमीटर कैसे होगा? ऑडोमीटर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त किया गया? 104वां संविधान संशोधन है। 104 संविधान संशोधन के द्वारा ये काम किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। इसके बाद निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, और इस रीजनिंग के प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आप समझिए, ये होगा 22, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि आर्टिफिशियल है, बनावटी है, नेचुरल नहीं है? तो क्या होगा? 9 नंबर का उत्तर क्या होगा? चेन्नई पोर्ट। इसमें से जो जितना है वो क्या है? कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेन्नई पोर्ट है, यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने, है ना, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिए या मतदान देने से अनुपस्थित हो गए? दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है और काफी चर्चा का विषय रहा है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 सदस्यों ने, मात्र 3 सदस्यों ने, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन है। देखो 150 क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा बाबू, चिंता नहीं करने का, है ना। और पूर्णतः अपने एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, और ये भी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्यों पूछा है, चर्चा का विषय रहा है ना। क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का रेलेवेंसी क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। मेंस तभी
क्लियर होगा। मेंस का जुड़ाव पीढ़ी के करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बिल्कुल इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था, यानी कौन सा तेल बीज को शामिल नहीं, नारियल को शामिल नहीं किया गया था, नारियल को शामिल बिल्कुल नहीं किया गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है, नारियल को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद अप्रैल 24 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया, किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है दोस्तों, बताइए, हमको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। कुवैत का, कुवैत चर्चा में भी रहा है ना, और इसलिए ये सब क्वेश्चन का आधार हमेशा चर्चा रहता है, बिना चर्चा का क्वेश्चन बना नहीं सकता है, पहली बात आप समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, जो 13 नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका मिलान, मतलब मिलान करना है, अष्टप्रधान में मिलान करना है। तो मिलान क्या है, देखिए, सचिव का काम क्या होता था, सचिव पत्राचार प्रभारी होता था, ठीक है। इसके बाद पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे। अब हमको बताइए, पहिलका और दूसरा मिला, उसके बाद बचा एक और जो क्वेश्चन भारी बनाया दोस्तों, वो यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक जो डाल दिया है। ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को भी हम आने वाले प्रश्न में क्लियर करेंगे, घबराइए मत। सामंत जो होता था वो क्या था, विदेश मंत्री हुआ करता था, और अमात्य वित्त मंत्री हुआ करता था, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा उत्तर सही, ठीक है, इसका उत्तर ए होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 23 में किन सूचकांक में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, किन सूचकांक में देखी गई है, तो ये है वस्तु पूंजी और बुनियादी ढांचा निर्माण, वस्तु पूंजी और बुनियादी ढांचा निर्माण, यानी ऑप्शन डी उत्तर होगा इसका सही, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही होगा। इसके बाद ऊष्मा स्थानांतरण, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है, वह ऊष्मा का स्थानांतरण जो बिना माध्यम के ट्रांसफर होता है ऊष्मा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकिरण बोलते हैं, रेडिएशन जिसको कहा जाता है। रेडिएशन में किसी भी अपने ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, विकिरण बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। आगे, लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टान बनती है, एग्नेशियस चट्टान, अग्नेय चट्टान जिसको बोलते हैं हिंदी में, अग्नेय चट्टान। जब लावा गर्म होती है, मतलब लावा तो गर्म ही होता है ज्वालामुखी के द्वारा, और वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ठोस जब बनता है ना, तो वो अग्नेशियस यानी कि अग्नेय चट्टान का निर्माण करती है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, हमने ऑलरेडी बेहतर तरीके से अपने क्लास में बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया था, तो इसलिए इस सबको ध्यान में रखना चाहिए। गलती होगा तो ये तो आपकी गलती है ना। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह को बनाया था। अब गिरिराज सिंह काहे पूछ दिया, बिहार के बेगूसराय से एमपी हैं और बड़े बड़बोलेपन है, बोल हमेशा चर्चा में बना रहना चाहते हैं, है ना। आजकल इनकी तबीयत थोड़ा खराब चल रही है, फिर भी जो भी है, लेकिन ये चर्चा का विषय बना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए, चीन, मंगोलिया, जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवास करता है, हमको बताइए। बहुत सारा जो लड़का गलती करके आया है, ये क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में भी बताया, मेरा भी एक स्टूडेंट गलती कर लिया, उसको हम बहुत बोलबो किए हैं, कैसे तुम गलती किया है ये बात। चीन साम्राज्य, मंगोलियन साम्राज्य, सिंपल सी बात है, भारत में भी नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो मंगोलाइड प्रजाति के हैं, है ना। मैंने बताया था, नाक चिपटा होता है, आंख छोटा होता है, माथा चिपटा होता है, कपार का साइज छोटा होता है, ये उनकी पहचान होती है। इसके बावजूद भी वो बच्चा निग्रो मार के चलाया। निग्रो अफ्रीका में है, निग्रिटो जनजाति का लोग। ये जो चीन, मंगोलिया, जापान और भारत में नॉर्थ ईस्ट,
है ना, ये जो है मंगोलाइड प्रजाति के लोग वास करते हैं। ठीक है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। सी आंसर होगा इसका सही, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रयोग क्यों? कम तापमान उच्च दाब, यानी कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जो हाल फिलहाल में चर्चा करेंट अफेयर का विषय है ये। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी चुनाव जीत के आए थे और चूंकि मुख्यमंत्री बने हैं। तो यह है केओनझार, बी ऑप्शन इसका है। इसके किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? बड़ा बेहतर क्वेश्चन है और मैंने ये क्लास में सामाजिक सुधार आंदोलन जब चलाया था, क्लास मतलब टॉपिक, उसमें हमने बताया भी हुआ है। तो इसका है लोक संग्रह। क्या है नाम? लोक संग्रह। राइट, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पे आइए। 23 नंबर, एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार चलती है? यहां पर एक लड़का फिर गलती कर बैठा, 24 उसको दिमाग में आ रहा था, 12 दूनी 24। अरे बाबू, यहाँ जो 12 है, 12 के बाद 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, तो 12 पे से शुरू होती है ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। तो ऐसे घूम के फिर ये कितने बार आएगा? एक बार में कितना बार होगा? 12 बार। मान के चलो कि 12 दूनी 24, तो एक ये 12 को यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद फिर 12 को काउंट करोगे, 12 काउंट नहीं ना होगा, इसीलिए 12 को एक ही बार काउंट करोगे। अगर दोबारा काउंट करोगे तब 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 कोई भी वर्ड जो है एक ही बार काउंट होगा, है ना। इसलिए अब इसका उत्तर हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा बाबू? 23। तो गलती नहीं करने का, दिमाग को ठंडा करके सोचने का, है ना। मात्र 23 उत्तर होगा इसका। अब कुछ बच्चे 24 मार्क के आए हैं, एकदम फूल फाल के महंत है। काहे महंत हो तुम? गलती करके बैठे हो। तुमको पता होना चाहिए कि एक ही डिजिट को 2 बार तुम काउंट कर ले रहे हो। 12 दूनी 24, सीधा हिसाब जोड़ दिया, 12 दूनी 24। कैसे 12 दूनी 24? 12 जो संख्या है ऊपर वाला, जहां से शुरुआत होती है, उसको तुम 2 बार काउंट कर रहे हो ना, एक तो घटाओगे ना। यहां से शुरुआत किए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, अब फिर ले जाके 11 के बाद 12 जोड़ दिए, तो 11 ही तक ना शामिल रहेगा, 12 थोड़ी जुड़ेगा, क्योंकि 12 तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। इसलिए उत्तर इसका 23 होगा। ध्यान रखना है, क्या होगा? 23 उत्तर होगा, मात्र 23 उत्तर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क क्या है? लिमोनाइट। क्या है? लोहे का अयस्क लिमोनाइट है, लिमोनाइट है। फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह, इस सब क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है। समाज सुधार आंदोलन जब मैं अपने क्लास में बता रहा था तो मैंने बताया भी है कि इस आंदोलन के संस्थापक कहाँ से शुरू हुआ, उसका उद्देश्य क्या होता है। ये सारी चीजें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने बच्चों को सचेत किया था। कुछ बच्चों ने मेरा सही भी किया है, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर बैठा है। ये हमारे लिए बहुत दुखदाई लगा कि मेरे इतने समझाने के बावजूद भी बच्चा समझ नहीं पा रहा है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने का, नहीं तो मारे जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। छुरा जो है ना, छुरा एकदम तेज करा के रखा रहता है, थोड़ी सी भी नजर इधर से उधर हुई, हलाल हो जाओगे बाबू, इसमें कोई शक नहीं है। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 21 जुलाई 24 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या हो गई? कहां मार दिया गया इजराइल के द्वारा? हमास का जो सबसे बड़ा टॉप लीडर था इस्माइल हानियेही, इसका नाम है। ये इसको कहां इसको मारा गया है दोस्तों? ईरान में। तभी तो ईरान ने रिएक्ट किया था। ईरान ने कहा हम परमाणु हमला कर देंगे, बहुत चर्चा का विषय था। आप न्यूज़पेपर से इन सब चर्चाओं को कलेक्ट करिए, प्रत्येक महीने का, प्रत्येक डे बाय डे का करंट अफेयर तैयार कीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। डे बाय डे करंट अफेयर को
आपको कलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो कोई उपाय दूसरा नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्रिसिल किसान क्रेडिट का रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? 100 से 120 लाख करोड़ रुपए का है दोस्तों, 100 से 120 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है इसके हिसाब से। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। देखो, गारो पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। नंदा देवी, इसके बाद कामेत, इसके बाद केटू। केटू कहाँ है? केटू कहाँ है बताइए, मन में बांधिए आप। ठीक है, अब आपको निम्नलिखित में से पूरब से पश्चिम दिशा में लगाना है। अब हमरा बताइए, आप लोग दिमाग से अगर काम कीजिएगा तो कहने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी, है ना। दिमाग से काम अगर कीजिएगा तो कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारो पहाड़ी जो है सबसे पूरब में है, ईस्टर्न हिस्सा में सबसे पूरब में। कहाँ? मेघालय में है गारो पहाड़ी, तो नंबर 1 पे होगा ये। ठीक है, अगर ऐसे एलिमिनेशन प्रोसेस यहाँ भी काम करेगा। या फिर केटू क्या है? सबसे लास्ट में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर लद्दाख इलाके में। ठीक है, तो 4 सबसे बाद में देखिए, तो पहला नंबर वाला ए और चौथा नंबर वाला 4, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर सही है इसका। इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको मालूम नहीं भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर जो है कामेत है, उससे पहले नंदा देवी पर्वत है ना। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड, ध्यान रखने की जरूरत है इस चीज। तो आप कुछ नहीं कीजिए, पहले दिमाग लगाइए। केटू कहाँ है? सबसे पश्चिम में, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख इलाके में। इसके बाद गारो कहाँ है? सबसे पूरब में। कहाँ? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, मैं बार बार पढ़ाया हूँ क्लास में। गारो खासी जयंतिया नामक वहाँ की जनजाति है, और गारो खासी जयंतिया उन्हीं के नाम पर वहाँ की पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए तो पहले नंबर पे सबसे पूरब में और लास्ट में सबसे पर मिला लीजिए, जो उत्तर आएगा आपका सम। अब ये ऑप्शन जो अदर ऑप्शन दिया गया हुआ है, इसमें आप मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मतलब साफ है। टाइम को बचाने का इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है दोस्तों, ये बात समझ लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन है फिर मिलान करने वाला है। देखिए, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिलान करना है। और मिलान में क्या करना है इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, कौन सा क्षेत्र किसके लिए फेमस है? ठीक है, तो रेशम के वस्त्र के लिए भागलपुर है दोस्तों, है ना। ऑप्शन को दिमाग में रखिए, रेशम वस्त्र के लिए भागलपुर फेमस है। और जमुई का कोना कोना हर घर सोना सोना, जमुई में सोना, जमुई में क्या मिलता है? गोल्ड। राइट नाउ, अब इसके बाद ऑप्शन आप मिलाइए, बी का पहला और सी का दूसरा। बी का पहला और सी का दूसरा कोई है? बी का पहला सी नंबर आता है, चलो ठीक है। और सी का दूसरा है, बाकी और कोई है? बी का पहला दूसरा कोई नहीं है। चुपचाप आंख मार दीजिए, आंसर आंख मूंद के उत्तर मार देना है इसको, कहीं दिमाग नहीं लगाना है। क्यों दिमाग लगाए जब हमारे पास उत्तर मिल गया है तो, है ना। तो दिमाग लगाना ज्यादा बेकार है। एग्जामिनेशन हॉल में दिल की सुनिए, दिमाग की नहीं, दिमाग बर्बाद कर देगा, दिल आपको स्थिरता प्रदान करेगा। एग्जामिनेशन हॉल में दिल और दिमाग दोनों को लगाने का यानी बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए मित्रों। ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 24 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक रूप में नाटो में शामिल हो गया? स्वीडन दोस्तों, स्वीडन है। स्वीडन नॉर्वेजियन कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित कर? फास्फोरस है। आप जो खेत में डालते हैं ना दोस्तों, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, है ना, फास्फोरस का रूप है। उसमें नाइट्रोजन का 18, जिसे इसमें 1846 का जो कंपोजिशन रहता है ना, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है पौधे के प्रारंभिक विकास के लिए, जल्दी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक माना जाता है, घटक माना जाता है। इसका नाम क्या है? फास्फोरस। शीघ्र विकास के लिए नाइट्रोजन भी उसके विकास को बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों,
फास्फोरस जो है शीघ्र विकास के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन पौधों के प्रकाश संश्लेषण से जो क्रिया होती है उससे बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ये भी ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके क्वेश्चन, इस बार के क्वेश्चन में ही उत्तर ऑलरेडी शामिल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? वो जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का। और पोटेशियम क्या है? वो भी आपको दाना उना को पुष्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं आगे, तो उसका उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। राइट, आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। राइट, 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इसको ध्यान रखना है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? मलिक काफूर का नाम सुना होगा, मध्यकालीन भारत की प्रश्न है ये, है ना। मध्यकालीन में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मलिक काफूर को खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी कहा जाता है। ये गुलाम था दरअसल, है ना। गुलामों की खरीद बिक्री मध्यकाल में, सल्तनत काल में इस्लामिक शासक के अंतर्गत बहुत होते थे। ठीक है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को, काफूर होगा काफर लिखा है, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत चर्चा का विषय है, तो हमारे बच्चों को हमने बताया भी था इसके बारे में। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1982 ईस्वी में हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, अरविंदो घोष की रचना है। मैंने क्लास में पढ़ाया था जब समाज सुधार आंदोलन, उसमें अरविंदो घोष की जो पुस्तक है, अरविंदो घोष ने जो लिखी है पुस्तक न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, है ना, ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, टाइम का टेंशन नहीं लीजिएगा, कंटेंट आपके पास बेहतर हो, इस पर काम कीजिए दोस्तों। आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल घबराना गुनाह है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 को हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका विषय क्या था? आगे आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। इसका थीम था आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, यही इसका थीम था, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन नहीं जानता है? RN मधुलकर। ये बराबर एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड। बिहार में जो गया अधिवेशन हुआ है ना, बांकीपुर अधिवेशन हुआ है, इस सबसे क्वेश्चन एक न एक 100% रहता है, इसमें कोई डाउट नाम का चीज नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे अनुक्रम 14-10-6-2 है ना का 14वां पद क्या होगा? देखिए, अनुक्रम 14-10-6-2 का 14वां पद क्या होगा? 14वां पद होगा क्या? -38। 14वां पद क्या होगा? -38। राइट, आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ उत्तर बता, ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो टाइम भागेगा, आप कहिएगा कि सर समय बहुत ज्यादा जा रहा है, इसलिए हमको दोनों चीज देखना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24 में वर्तमान कीमत पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्यवर्धन GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना में योगदान कितना रहा है? अब बताइए हमको। यही अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट, इतना डेटाबेस क्वेश्चन है ना कि पगला देगा आदमी को, है ना। 26.6 54.7% है ना। कृषि उद्योग और सेवा, कृषि में 17, उद्योग में 27, सेवा में 54। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, सबसे हाईएस्ट है। अब यहाँ पर इसको ध्यान रखने की जरूरत है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। राइट, इसके बाद 39 नंबर पे आइए। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान बिहार के किस शहर में स्थित है? अब हमरा बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है, जो हाल फिलहाल, एक तो है आपको भागलपुर में, वो अलग है, हाल ही की बात कर रहे हैं, यानी करेंट अफेयर का इशू है। ठीक है, तो करेंट अफेयर में आपको ध्यान रखना है, ये पटना में देखा गया जो चर्चा में था। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? अग्निशामक यानी कि जो आग को बुझाने में
जो फायर ब्रिगेड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पानी होता है, एक होता है सोडा पाउडर फॉर्म में होता है। किस चीज का इस्तेमाल होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलियम होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलियम होता है, विलियन होता है। ये ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका, ऑप्शन सी उत्तर होगा। इसके बाद 15 नंबर आगे क्वेश्चन आते हैं हम लोग 41 नंबर पे, राइट। 41 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहते हैं? प्लीहा ज्वर कहा जाता है। किस बीमारी को कहा जाता है? प्लीहा ज्वर। वो है आपको एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स यानी ऑप्शन बी उत्तर इसका होगा, बी उत्तर ऑप्शन होगा। 42 में इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है ना जिमैक्स 24 है ना कहाँ आयोजित किया गया? जिमैक्स 24। ये क्वेश्चन हमने करेंट अफेयर में जो हम अपने बच्चों को टेस्ट लिए थे करेंट अफेयर का, उसमें भी मैंने ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना। 42 नंबर का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये है योकोसुका, योकोसुका जापान में, योकोसुका जापान में, यानी कि उत्तर ए होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद 1897 शिकागो धर्म सम्मेलन के गठन, शिकागो धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेशन के बाद जब वो भारत आते हैं तब उन्होंने इसकी स्थापना की है। और इसके बाद दूसरा जो धर्म संसद का सम्मेलन हुआ था पेरिस में, उसमें भी विवेकानंद ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने बच्चों को, ठीक है। इसके बाद एक मिश्रित कोड है, ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। मिश्रित कोड है, मिश्रित कोड दिया हुआ है कंप्यूटर को, है ना, RFUVQNPC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाग कोड में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? देखो, एक क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग का प्रश्न है, हम इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने नहीं देंगे, इसका आंसर सिर्फ हम डायरेक्ट दे देते हैं, EOJDJEFM, राइट। फिर टाइम यहाँ पर भागेगा तो कहिएगा कि सर टाइम पास हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? शरीर में जो दर्द होता है, पेन होता है, उसके इलाज में कौन से? इंफ्रारेड किरण होता है, इंफ्रारेड किरण, ठीक है, इंफ्रारेड किरण, ए आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अब हमको बताइए। चोल चेर पांड्य, ये तो टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछता ही है क्वेश्चन, है ना। चोल चेर और पांड्य, इसका उत्तर क्या होगा? कुरूर या कुरवुर, राइट, ए आंसर होगा इसका, ए आंसर इसका होगा। मैं बार बार कह रहा हूं चोल चेर पांड्य, ये से क्वेश्चन आता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कुछ कुछ ऐसे सेगमेंट है जो फिक्स है और वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, बस आपको दिमाग खोल के थोड़ा रखना है। अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। अब देखिए, गरीब हिंदुस्तान ये रचना है ना, इसके लेखक पूछ रहे हैं। अब बताइए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का टॉपिक है ये, है ना। इसके लेखक जो हैं मोहम्मद वली हसन थे। कौन थे? मोहम्मद वली हसन, यानी ऑप्शन बी उत्तर होगा इसका। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान की पूछ रहा है, तो ये 19% है दोस्तों। कृषि का योगदान, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 17-18 से 22-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? महिला श्रम बल भागीदारी दर में आपको वृद्धि हुई है 23.3% से 37% तक, अर्थात बी उत्तर इसका सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 1 जनवरी 24 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? अब देखिए 1 जनवरी 24 को, है ना, रूस ने, चूंकि ब्रिक्स का मीटिंग इस बार जो है रूस के हुआ था ना, रूस में, तो ध्यान रखना है, मोदी जी गए थे, गले मिले थे, वर्ल्ड लीडरशिप में तहलका मचा था और कह रहे थे कि मोदी जी हैं, यानी कि भारत सरकार है, भारत सरकार ने न अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा न किसी के पक्ष में, भारत अपने हित को विशेष ध्यान रखता है,
इसलिए ये चर्चा का विषय बना था, है ना। चीन शी जिनपिंग के बीच में, शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में 5 साल के बाद लगभग इतनी गर्माहट के साथ बातचीत हुई है, क्योंकि डोकलाम विवाद का मुद्दा था। इस सब चीज़ का एक चर्चा का विषय था। इतना आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन क्या है? मेलामाइन जो है, जो फर्श का टाइल्स इस्तेमाल करने में यूज होता है, मेलामाइन है क्या? पॉलीथीन है, थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब हमको बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर डी उसका होगा सही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें कुल आकृति पूछ रहा है, आकृतियां कितनी है? इसमें आकृति है दोस्तों 12 आकृतियां हैं। ठीक है, हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है, 12 है मात्र। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का क्या कारण है दोस्तों? यानी जो गांव से शहर की ओर लोग जा रहे हैं, उसका कारण क्या बताया गया है? कारण सीधे सीधे बात ऐसे प्रश्नों में लगभग सभी होता है। क्या शहरों से अधिक श्रम की मांग है? शहरों में तो शहरों में श्रम यानी कि लेबर की डिमांड ज्यादा है, बिल्कुल है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, बिल्कुल। शहर के चकाचौंध रोशनी, गांव में उतना विकास नहीं है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्शन तो रखते ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, बिल्कुल ये भी बात सत्य है, इसलिए उपयुक्त सभी है। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 25 के लिए, है ना, हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है? इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होता है? इकोनॉमिक्स का टर्म है ये है आपको अनुमान 4.5%, 4.5%, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या है? बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? किसके द्वारा है? पीएन ओझा के द्वारा। कौन है? पीएन ओझा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर में आइए। किन जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? जीवाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन किन जीव में होता है? फंगी में, कवक में होता है ना। एस के बाद चलिए, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? 1911 में किया दोस्तों, 1911 में। यहाँ पर कुछ बच्चों ने 12 में कर दिया, ये गलती है। इसका उत्तर 1911 होगा। राजधानी को ट्रांसफर किया है 1911 ईस्वी में, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जोजिला सुरंग काफी चर्चा का विषय रहा। जोजिला टनल जम्मू कश्मीर में है ना, और ये किस चीज को जोड़ती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जम्मू कश्मीर इलाके में किन 2 स्थानों को जोड़ती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका है श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन भी है, ये स्ट्रेटेजिकल पॉइंट भी है हमारे लिए, है ना, जोजिला टनल का, राइट। इसके बाद आत्मकथा। आत्मकथा क्या है? आई हैव अ स्ट्रिप्स अ कुट्टी क्रिएट स्टोरी। आपको मालूम है ना, आर अश्विन और एस मोंगा के द्वारा लिखा गया है ये आर अश्विन और एस मोंगा का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत चर्चा का विषय भी था ये, है ना। फरवरी 24 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? आबू धाबी में। आबू धाबी यानी ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से अलग है? देखिए यहाँ पे जो होता है टोटली कॉन्सेप्ट नदी है। तुंगभद्रा, पेनगंगा, नर्मदा और महानदी, ये जितनी नदियां हैं, ये सारी नदियों में से कोई एक ऐसा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाती है। अब ये कॉन्सेप्ट भी है और दिमाग में रखने की चीज भी है। मैपिंग का भी प्रश्न आ गया रिवर सिस्टम में, तो देखिए तुंगभद्रा नदी बनाती है डेल्टा, बिल्कुल बनाती है। पेनगंगा भी बनाती है और महानदी भी बनाती है, उड़ीसा महानदी, है ना।
तो इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा, नर्मदा। उसका उत्तर बी होगा, नर्मदा। नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी होते हुए बहती है और अरब सागर में गिरती है और वो बनाती है एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए ये अलग है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा, एस्चुअरी बनाती है। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में 62 में। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा यहाँ पे क्योंकि टाइम का मैटर है यहाँ। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर 8 होगा, ठीक है, यानी डी उत्तर होगा इसका। राइट, डी उत्तर होगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, क्या है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया है, टीसी, क्या किया गया है, टीसी, बी उत्तर होगा इसका। 63 का भी बी उत्तर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या है 64 नंबर क्वेश्चन, CGTMSE का पूरा रूप क्या है, CGTMSE का पूरा रूप क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, डी उत्तर होगा इसका, डी उत्तर होगा, उसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, करो और मरो का नारा, करो और मरो का नारा किसने दिया था और कब दिया था, कौन नहीं जानत है जग में गांधी जी को जी, गांधी जी ने दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया है, डू एंड डाई। गांधी जी थक गए थे, कहते दूर अंग्रेजों भगो यहाँ से जल्दी, बहुत हो गया है ना, इसलिए कहा कि करो और मरो, हटाओ इसको, कहानी खत्म करो, कितना लसारोगे, है ना। वो खुद भी अपने जीवन में मोटामोटी 20 साल से लगे हुए थे, सॉरी 25 साल से, 17 से उन्होंने आंदोलन में एंट्री किया, 42 की बात है, लगभग 25 साल का घटना है। 25 साल में वो खुद ही तंग आ चुके थे अंग्रेजों की थेथरोलॉजी से, आइयो कम थोड़ी थे, इन देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किए हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों, रक्त का तरल भाग जो है 66 में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 67 नंबर, आजीविक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आजीवक संप्रदाय जो है, एक बात अब यहाँ पर देखिए, बड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जिस समय भारत में महाजनपद काल की बात हो रही है और 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच की घटना है, जब भारत में कई सारे संप्रदाय, सेक्ट्स जो जिसको बोलते हैं SECTS, सेक्ट्स की ओरिजिनेशन है इस इलाके में, उसमें जैन है, बुद्ध है, जिसका आप बराबर चर्चा मानते हैं, लेकिन उसमें एक और सेक्ट था, एक और संप्रदाय था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली गोसाल थे। तो मक्खली गोसाल इसका सबसे नेता थे, बिल्कुल सही है ये उत्तर, ए उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखिए, दर्शन का केंद्रीय विचार क्या था, नियतिवाद, जो पहले से फिक्स है ना, उसको नियतिवाद कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, जो पहले से तय है वही तुम्हारे जीवन में होगा, बिल्कुल सही बात है, बी उत्तर भी इसका बिल्कुल सही है, नियतिवाद। अब यहाँ पे है, आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती है ना, यहाँ जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। देखो यहाँ जो थोड़ा सा समस्या बनता है वो बनता क्या है, इसको बताइए, बताने की जरूरत है। जाति और वर्ग के आधार पर उस समय में जितने भी विचारक आए हैं, एक भी जाति भेद के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करते हैं। ब्राह्मणिज्म के खिलाफ जितने भी विचारधारा उत्पन्न हुई है, सबने समानता की बात की है, समरसता की बात की है। एक कॉन्सेप्ट है ये, इसको इसलिए सी उत्तर यहाँ पर कंफ्यूजन का शिकार बना रहा है। अब आते हैं, आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, तो बिल्कुल होती ही थी। अब यहाँ सवाल उठता है ये दोस्तों कि अब यहाँ पर उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर 67 का हो जाएगा, बी उत्तर होगा 67 का बी, ए बी और डी। क्योंकि जाति जो है, जाति की बात जहां तक होती है तो जातिगत भेदभाव उस समय में किसी भी विचारकों ने, संप्रदायों ने इसकी चर्चा नहीं की है, इसलिए उसका ए बी और डी उत्तर होगा इसका, यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत में, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, मिनास गेरास प्रांत में कौन सा खनिज पाया जाता है। 68 का क्या होगा, बी, लौह अयस्क, आयरन को,
लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वहितैषी। सर्वहितैषी 69 का सी सर्वहितैषी है। ये सब बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? कॉमेट की। क्या है? कॉमेट की। कॉमेट बी इसका उत्तर होगा 70 का बी। ठीक है, इसके बाद 71 पे आइए। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। 71 का क्या हो जाएगा? रविवार। राइट, आगे बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मार दिया। पेंसिल्वेनिया में हुआ था ये घटना। कब हुआ था? पेंसिल्वेनिया में, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। 72 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, 72 का ऑप्शन ए होगा। 72 का ऑप्शन ए पेंसिल्वेनिया। इसके बाद 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? दोस्तों, भारत की स्थिति चाइना के बाद दूसरा नंबर पे थी। ठीक है, दूसरा नंबर पे है। बी उत्तर इसका होगा सही आंसर। इसके बाद आते हैं 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सीन नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे पेरिस है। क्या है? पेरिस है। टेम्स नदी के किनारे लंदन है। ठीक है, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, पेरिस। राइट, 74 का उत्तर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के अनुसार स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए मानदंड क्या है? क्या है मानदंड? न्यूनतम शुद्धता, यानी न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो है इसकी कितनी होनी चाहिए? 75,000 करोड़, सॉरी 1,000 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। 1000 करोड़ की। ठीक है, डी आंसर होगा। 76 नंबर पे आइए। 76 नंबर जो है दोस्तों, फिर यहाँ पे संगठन है और उसका मुख्यालय को चुनना है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर वो काम आएगा कौन? दिमाग। दिमाग क्या काम आएगा? सबसे पहली बात, स्वदेशी सेवक होम। 76 नंबर का ध्यान रखिए, स्वदेशी सेवक होम। एक का सीधा सीधा वैंकूवर है, वैंकूवर है ना। और मैंने अपनी क्लास में बताया था कामागाटा मारू प्रकरण। अक्सर बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, दूसरा है यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस जस्ट सामने सामने चले आओ। दो मिल गया, ए का पहला का ए दूसरा का बी। तो पहला का ए दूसरा का बी है कोनो? पहला का ए दूसरा का बी नहीं है, सीधा उत्तर मार दो इसको। और भी जानना है तो युगांतर पत्रिका है, समाचार पत्र है। इसको सैन फ्रांसिस्को उसका मुख्यालय था। INA आजाद हिंद फौज रंगून में था। अगर आप ऐसे भी मानिएगा, अगर कोई भी पता नहीं है, अगर सिर्फ इतना मालूम है कि INA यानी आजाद हिंद फौज का गठन रंगून में इसकी मुख्यालय बनाई गई थी, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में एकमात्र 4 का डी ऑप्शन बी वाला में है, बाकी कोई है नहीं है, इसलिए चुपचाप डी को उत्तर मार दीजिए। ये सब तरीका होता है समय बचाने का। अगर समय बचाने का तरीका नहीं सीखिएगा तो फिर आपका गुंजाइश नहीं है मित्रों, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम इज मनी। क्या है? टाइम इज मनी। सीधा देखिए कौन सा है, एक मिलाइए, ऑप्शन में मिला लीजिए। डी एक को यही है जो मिल रहा है, मार दीजिए डी आंसर। कोई विकल्प नहीं है दूसरा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर ध्यान रखना, 76 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर पे आते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मैं कई बार बच्चों को बोल चुका हूं ये क्वेश्चन पूछेगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते समय हमने ये लिखवाया भी था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया है? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही थी, और उसमें जैसे ही
इन लोगों के अनुकूल व्यवस्था नहीं स्थापित हो पा रही थी। ये लोग मार काट पर उतर गए, प्रत्यक्ष का डायरेक्ट एक्शन डे मनाना शुरू किए। नोआखली में हमला हुआ, नोआखली में जो घटना हुआ, गांधी जी गए कि वहाँ पर सांप्रदायिक घटना समाप्त हो जाए। गांधी जी की एक न चली। गांधी जी को तब समझ में आया कि हम जितना अहिंसा की बात करते थे, है ना, तोहरे कारण गई भैंसिया पानी में, कितनों प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ। और लोग का दिमाग वही है ना, हिंसा पे ही जुड़े हुए हैं। खैर, जून 24 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला, है ना, यूनेस्को शहर नामित किया गया है? यूनेस्को शहर किसको? कोझिकोड को, केरल में कोझिकोड। बी उत्तर इसका होगा सही, 78 का बी उत्तर होगा सही। राइट, आगे बढ़ते हैं। 79, जीवन की संरचनात्मक इकाई क्या है? भाई कोई नहीं जानता है, कोशिका है, सेल है ना। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई दोनों क्या है? कोशिका है। 79 का ए आंसर होगा, 79 का ए आंसर होगा दोस्तों, 79 का ए आंसर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोशिका। राइट, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद 80 का, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग है। 60 मीटर इसका उत्तर होगा, 60 मीटर इसका उत्तर होगा। 40 20 60, सिंपल सी बात है, 60 मीटर उत्तर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सी उत्तर होगा इसका। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में कौन शामिल नहीं था? भैया के सतत विकास नहीं था शामिल। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बजट में आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये नहीं है। तो क्या आप जान रहे हैं जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, आप अधिकारी बनने की सोच रहे हैं, तो आप इतनी पैनी नजर रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं? इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे। अब कितना आदमी उलझ गया है इसमें। जो आदमी के दिमाग में मतलब किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित होगा, वो क्या करेगा? अच्छा, किसान पर ध्यान नहीं दिया है सरकार ने, रोजगार कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया है सरकार ने, कोई मारा होगा रोजगार, एगो दूगो लड़का है जो मारा है, रोजगार पर ध्यान नहीं। अरे रोजगार पर स्पेशल थोड़ी होता है, सरकार अपने नीतियों के माध्यम से रोजगार को क्रिएट करती है। रोजगार के लिए स्पेशल कोई पैकेज नहीं होती है, उनकी नीतियां होती है ना, कि रोजगार को जनरेट करे, रोजगार को क्रिएट करे। तो रोजगार से संबंधित को मैटर नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। नॉन पॉलिटिकल मोटिवेटेड होना चाहिए, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो जाएगा, मारे जाइएगा एग्जाम में। मैंने कहा ना कि दिल और दिमाग में, दिमाग का नहीं दिल की सुनिए। एग्जाम के लिए दिल का सुनना बहुत जरूरी है। केंद्रीय बजट 81 का होगा सी उत्तर। राइट, आगे बढ़ते हैं। 82 में, निम्नलिखित अपवाह प्रणाली में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? घाघरा नदी। घाघरा नदी, देखिए नर्मदा है नहीं यहाँ पर, मध्य प्रदेश में है, यमुना दिल्ली में है, ठीक है, महानदी जो है वो उड़ीसा में है, तो बिहार में क्या है? घाघरा है, घाघरा नदी, सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। यहाँ पे उपयुक्त में से सभी होगा। देखिए, उर्वरा भूमि उपजाऊ भूमि होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मरुभूमि को रेगिस्तान कहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब देखिए, ए और बी यहाँ सब में है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे भी है और बी दोनों है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, साध वाला घास का मैदान होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ देखिए सी यहाँ पे भी है ना, ए बी सी, कहीं कोई कंपोजिशन है नहीं कि ऑप्शन दे दे ए बी सी तो चलो डी नहीं होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ डी भी उत्तर है, सी भी उत्तर है, यहाँ बी सी है, इसलिए इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो चालाकी किया है बीपीएससी ने, बड़ा गजब का चालाकी किया है। अब बच्चों को दिमाग, मैंने कहा ना, यहाँ दिमाग का नहीं दिल का सुनना है। क्या सुनना है? दिल का सुनना है। दिल ये कहता है कि ये 3 उत्तर सही है यहाँ जानकारी के हिसाब से, लेकिन इसके बारे में हमें चर्चा नहीं है, मतलब मालूम नहीं है हमें। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कोई ए बी सी क्लियर दिया हुआ नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से सभी। ये बीपीएससी का स्टंट है, बच्चों के लिए अचंभित करने वाला प्रश्न इस प्रकार का डालता है, ठीक है। खैर एनीवे, हमें तैयार रह के जाना है।
अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा जोखा का प्रबंधन सिंपल सी बात है स्टेट लेजिस्लेटिव करती है, यानी राज्य विधानमंडल करेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राइट। इसके बाद चलते हैं 84 का बी होगा। इसके बाद 85 का क्या है? 85 में निम्नलिखित कौन सा एक गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल है। जो चुंबक होता है ना, चुंबक जो होता है ना, वो बिना संपर्क का अपनी तरफ वस्तु को आकर्षित करती है ना, जैसे लोहे को, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? गैर संपर्कीय, ठीक है, गैर संपर्कीय बल होता है, यानी कि ए आंसर इसका सही है, ठीक है। इसके बाद 86 में आते हैं, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूरज से है। भैया एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली आपका दिमाग आईक्यू टेस्ट, मैंने कहा ना दिमाग का ज्यादा नहीं दौड़ाइए, दिल को सुनिए। दिल कहता है कि मोटरसाइकिल को चलाने में एनर्जी की जरूरत है, शरीर को भी चलाने में एनर्जी, और एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, सन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राजा प्रवर सेन के बारे में क्या विचार है? मतलब विचार करना है, राजा प्रवर सेन के बारे में विचार करना है। क्या विचार करना है? वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? वाकाटक वंश का, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विद्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, उनका उल्लेख पुराणों में है। प्रवर सेन का है, तो इसमें उत्तर फिर वही वाला कॉन्सेप्ट है कि एक से अधिक वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक का उत्तर यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि एक से अधिक का मामला बनता है यहाँ भी, ठीक है। 87 का डी आंसर हो जाएगा यहाँ, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर पे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? ये कह रहा है फिर मिलान करने के लिए सुमेलित करना है। यहाँ समाचार पत्र है, उसका संपादक है। अब देखिए यहाँ पर फिर वही एलिमिनेशन प्रोसेस लगाइए, दिमाग लगाइए, काम तमाम, है ना। सिंपल सी बात है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन किसने? इंडियन ओपिनियन किसने? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का बी, दूसरा का ए कोई है, तो दूसरा का ए कोई है, तो यानी ऑप्शन बी भी दूसरा का ए बता रहा है और ऑप्शन सी भी दूसरा का ए बता रहा है। बाकी डी तो नहीं बता रहा है ना, इसको काट दीजिए, है ना। ए बता रहा है, नहीं बता रहा है, इसको भी काट दीजिए। अब रह गया आपके पास दो गो, बी और सी। क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है मैं भी समझा रहा हूं आपको। इसके बाद एक तो तय हो गया कि दूसरा का ए होगा, दूसरा का इंडियन ओपिनियन जो है वो समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, अब है वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो किसका है? अब हमको बताइए, वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? तीसरा का क्या होगा? वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? बी, है ना। तीसरा का बी है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। कहानी खत्म हो गया। अब आपको मिल कह रहा है, तीसरा का डी है यहाँ पर, यहाँ तीसरा का उत्तर क्या है? बी है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा, संपादित किया है, और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने किया है। और देखिए चौथा का सी है, क्या? बंगाली, है ना। चौथा का सी होगा, सॉरी, चौथा का बंगाली का डी होगा, तारकनाथ दास के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है। सॉरी, एक मिनट, देखिए जो बंगाली है ना, ये बंगाली का है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, वही चौथा का सी है। और फ्री हिंदुस्तान हो गया तारकनाथ दास, यानी इसका उत्तर बी होगा, इसका उत्तर बी, 88 का बी होगा, ध्यान रखना है, 88 का उत्तर बी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे 89 का है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में, है ना, अमन सहरावत मई 24 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मिला? मतलब कितने किलोग्राम वजन की बात पूछ रहा है, उसमें ये क्वालिफाई किए हैं। तो ये उत्तर है इसका 57 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, यानी डी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, डी आंसर इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 90
11 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है ना 11 की जनगणना के अनुसार किसमें है भैया? कटिहार में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? सबसे अधिक बिहार बजट में किस क्षेत्र को आवंटित किया गया है? वो है शिक्षा को, एजुकेशन को, इसलिए एजुकेशन को किया गया है, ध्यान रखना है, डी आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, ये बिहार टीचर वाले जो एग्जाम देने वाले TRE 4 का, वो भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 92 अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न में ध्यान रखना, इसमें टाइम तो नहीं है मेरे पास, बी आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, आप लोग मिलाते रहिएगा बाद में। ठीक है, बी आंसर होगा इसका सही 92 का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं, बताइए हमको। यह है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। मार्च 24 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का मतदान करने की पात्रता कितने वर्ष है? यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मतदान करेगा उसकी आयु कितनी निर्धारित की गई है, कितने वर्ष तक है? ये है 85 वर्ष तक है ना। ये आंसर सही, ये आंसर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 95 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले की प्रमुख भंडार है? सभी में है। प्रमुख का बात कर रहा है तो जितने भी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तीनों में कोयले का खान है और प्रमुखता पाई जाती है तीनों राज्य में, है ना। इसलिए उपयुक्त इसका डी आंसर होगा। 95 का आंसर डी होगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं करना है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा दो शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, अक्सर पूछता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक शैम्पेन जनजाति कहा ने पहली बार अप्रैल 24 में मतदान कर लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? शैम्पेन दारू नहीं, शैम्पेन जाति है एक, है ना, जनजाति है, ट्राइब्स है। वो कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। 97 का डी आंसर होगा, 97 का डी आंसर होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, राइट। आगे बढ़ते हैं, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी SGDP क्या है? 98 का उत्तर हो जाएगा 54,111, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन इज ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार में विष्णुपद योजना। अब देखिए, विष्णुपद योजना आपको मालूम है कहाँ है? अभी चर्चा में, केंद्रीय बजट में इसके विकास के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया, तो चर्चा तो है ना। तो इस गया है, विष्णुपद गया में है, डी आंसर उसका होगा, गया में। जो बच्चा गया में एग्जाम देने गया होगा वो खूब खुश होगा कि हम जहाँ एग्जाम देने आए वहां से क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन है, राजनीतिक संगठन है और उसके संस्थापक है। अब बताइए हमको, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सिंपल सी बात है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो चौथा का पहला कौन है? देखिए, चौथा का पहला एक डी है और एक बी है। ठीक है, बाकी सी नहीं है, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। ऑप्शन एलिमिनेशन को समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और खाकसार पार्टी। ठीक है, अब सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भैया आपके जयप्रकाश नारायण ने की है। दूसरा का संबंध सी के साथ है, तो दूसरा का सी कौन है? यहाँ पर देखिए, बी और डी में दूसरा का सी दोनों है। देखिए यहाँ फिर दोनों है, ये थोड़ा टिपिकल बना दिया है ना, ये भी दोनों है, चलो ये भी ठीक मिल रहा है। अब इसके बाद अलग जो अब देखना है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात कर रही है हम। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन है? तीसरा का डी है,
अंबेडकर साहब ने, अंबेडकर कौन है, अंबेडकर साहब हैं। अंबेडकर तीसरा का बी है, यानी कि तीसरा का बी है, अंबेडकर साहब ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया उसमें मैंने ये सारी चीजें मेंटेन भी किया है और कहा भी है बाबू क्वेश्चन पूछता रहता है, पूछा ना, घुमाइए के पूछा, कूटे में पूछा, कुछ भी करेगा, जाओगे कहाँ बाबू, बी उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। एलिमिनेशन तरीका भी हम समझाते जा रहे हैं आपको, इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी कि 100 का बी होगा उत्तर। राइट, आगे बढ़ते हैं। 101 जुलाई 24 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? जम्मू कश्मीर लद्दाख के। भैया इतनी बड़ी पॉपुलर स्टेट बनी हुई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपसे सवाल न पूछे और न्यायिक प्रणाली के बारे में ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं कि नहीं पूछेगा, पूछना तो तय है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर स्टेट है। खासकर मोदी सरकार जब से आई है तब से और ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। यह आसान क्वेश्चन है। सिख का तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर साहिब है ना, पटना में जो है दूसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, कहाँ है? तो भाई पटना, यहाँ ऑलरेडी आपका उत्तर दिया हुआ है, घूमना है कहाँ है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या किए हैं, इसी को आधार मान करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। अरे यार, तुम पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो तुमको मात्र व मात्र 20 क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो बहुत आसान है, ये तो कॉमन है ना। बाकी जो क्वेश्चन है इतना आसान नहीं है। पहले से बीपीएससी अपने लेवल को बढ़ा रही है, मैं बार बार क्लास में भी बोलता हूँ और बार बार आपके अपने चैनल पे भी बोलता हूँ ये बातें। क्लास का उद्देश्य मेरा यह रहता है कि फ्यूचर में आने वाला जो बदलाव है उस बदलाव को ध्यान में रख के हमें तैयारी करनी है, ताकि समस्या फ्यूचर में न आए। राइट, तो सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर क्लियर है, पटना में है, इसमें कोई शक नहीं है। 103 नंबर प्रश्न पे आइए, क्या है? बिहुला महोत्सव। भैया बिहार स्पेशल में राज्य स्तरीय जो एग्जाम है उसमें राज्य का स्पेशल पूछता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ महोत्सव है, कुछ बेहतरीन है, इस बार चर्चा का भी विषय रहा है, करेंट अफेयर। हमने अपने बच्चों को बताया भी था ये महोत्सव हो सकता है, पूछ ले, अब पूछा भी है, भागलपुर में है ये बिहुला महोत्सव। कहाँ है? भागलपुर में है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर 103 का। 104 निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तार का प्रतिरोध क्या है? 104 का तार R बराबर 1/V, डी आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, यानी कि लाभ के पद को रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है भैया? ये है 102 सेक्शन 1A, 102 सेक्शन 1A, यानी कि डी आंसर है इसका सही। 102 सेक्शन 1A डी आंसर है इसका। 105 का डी आंसर सही है। 106 में आइए, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बिंबिसार ने की। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिंबिसार ने। आपको मालूम है ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा हुआ है। आप इस बार का केबीसी का एपिसोड देखिए, जितना एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, सोनी लीव को आप, मैं प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं, मैं प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है मेरा, मैं आपको बता रहा हूं अंततः आपकी, मेरा उद्देश्य क्या है? आपकी सफलता के लिए हर वो कार्य को करने के लिए तैयार हैं जो आपके हित में परिचालित होता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि हर साल जो सोनी लीव का जो एपिसोड होता है 1 घंटे 1.5 घंटे का, उसको देखिए, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन इस बार सोनी लीव पे कौन बनेगा करोड़पति में भी ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में मानवीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भैया? 107 नंबर का बताइए दो हम पे। वो है, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला है। यूनेस्को है ना, यूनेस्को पेरिस में स्थायी प्रतिनिधित्व भारत का है,
इसमें पद संभाला है उन्होंने। ऑप्शन इज सी आंसर, 107 का सी उत्तर होगा सही। आगे बढ़ते हैं 108, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, कौन कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? ऑप्शन इज बी 2 और 3, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे छूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऑप्शन इज बी आंसर 108 का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे 109 नंबर क्वेश्चन में। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, बजट के प्रस्ताव के खर्चे में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया है? अब जो वित्त मंत्री होंगे वही ना पेश करेंगे, दूसरा तो कोई करेंगे नहीं। तो वित्त मंत्री कौन? विजय कुमार चौधरी को बनाया गया बिहार में, ठीक। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आया। अब यहाँ पर होगा 1912 ईस्वी, सॉरी मार्च 1912 होगा, मार्च 1912 होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। मार्च 1912, 111 का क्या होगा? सी, मार्च 1912 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मार्च में बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है भारतीय मुद्रा पर 1913 में, है ना, क्या है? भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था बताइए, दिमाग लगाइए। सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, यानी कि 112 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान कौन सा है इसमें बताइए? 13, बी आंसर है, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1.4, यानी कि बी उत्तर इसका सही है, बी उत्तर इसका सही है, 113 का बी उत्तर सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 35 की विशेषता नहीं था? 114 में विशेषता नहीं था, कौन? मूल्यांकन का विशेषता नहीं था, मूल्यांकन की बात इसमें नहीं की गई थी। 135 का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के बिहार पर पूरी शासन चली है जब तक कि नया संविधान नहीं बन जाता है, और अपने संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा इसी से अडॉप्ट किया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि की स्थिति क्या थी, है ना, क्या है? 104वें संविधान संशोधन उसका मनोनीत करना समाप्त कर दिया है, यही उसका उत्तर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 115 का ए आंसर इज राइट, ठीक है, मनोनीत किया जाता था, राइट। 16 में आइए, 16 में आइए क्वेश्चन, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 24 में कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वह राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। अब हमको बताइए, हमने क्लास में चर्चा किया था तांती और ततमा जाति अपने बिहार में, वही है तांती ततमा जाति, बी उत्तर इसका सही होगा। 2015 में इसको शामिल किया था, क्योंकि मेरा एक जानकार लड़का है, मेरे इसी का समाज से बिलोंग करता है, उस सबको भी इसमें शामिल किया था बिहार में, तो बड़ी खुश था। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन ये मामला यहाँ पर आज चर्चा का विषय बना है, ठीक। इसके बाद आइए 117 में, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट 24 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवेरेक, है ना, अलेक्जेंडर जेवेरेक, 117 में अलेक्जेंडर जेवेरेक है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही का गौरव प्राप्त किया, जिसने सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट क्या है लोत्से पर 2 बार चढ़ाई की है? बड़ा फेमस नाम है इनका, और ये हैं 118 नंबर में सत्यदीप गुप्ता, सत्यदीप गुप्ता, ए आंसर इज राइट है, ठीक है। 119 में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? कई बच्चा यहाँ गलती कर बैठा है ना, बिहार में लिंग अनुपात 1918 है, ये आंसर इसका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
जनगणना से क्वेश्चन बाबू आता ही है, आप घबराने की जरूरत नहीं है और ना टेंशन लेने की जरूरत है, लेता ही है क्वेश्चन इसका, और इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफिल का काम क्या है? सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण में, है ना, क्लोरोफिल का उपयोग किस रूप में होता है, उपयोग क्या है उसका, तो बताइए। 120 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश को अवशोषित करना है, प्रकाश को अवशोषित करना, ग्रुप यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। इसके बाद रणनीति संघर्ष, विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के बारे में नारे में विख्यात था? देखो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, 121 का। ये दरअसल मेरे हिसाब से इसका उत्तर डी होगा, बाकी आयोग को आने दीजिए उत्तर उसका, उससे आप मिला लीजिएगा। ये सस्पेक्टेड है मेरे लिए, ये किसका नारा था, है ना, जहां तक मेरे समझ में है, मेरे हिसाब से इसका उत्तर डी होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जो है मैं बता देता हूं। देखो 1 2 क्वेश्चन इधर उधर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये जानने की जरूरत होती है कि आप इसमें कितना सफल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी 121 का डी मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं आगे। 122 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? है ना, सुमेलित नहीं क्या है? देखिए 22 में आप एक चीज समझिए, 22 में रैयती सरकार खेड़ा गुजरात में था, है ना, प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, प्रजामंडल तलछर उड़ीसा में और जातीय सरकार तमलुक बंगाल में। इसकी चर्चा हमने नहीं सुना है ना, तो सुमेलित, इसका प्रजामंडल का उड़ीसा के साथ संबंध हमने नहीं सुना है, इसलिए मेरे हिसाब से उत्तर सी आंसर, और सी ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, आंख मूंद के उत्तर मान लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्या कहता है भाई? 123 नंबर कहता है कि कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला, ये फिर मानक की आ गई बात। टेस्ला क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी कि ऑप्शन डी होगा, 123 का डी होगा। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस शासक ने? नंदवंश ने। शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश के बाद मौर्य वंश, है ना। नंदवंश के लास्ट शासक घनानंद, जिनके समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारतीय क्षेत्र में, और भारत से ऐसा माना जाता है कि उस समय में लगभग बहुत सारी हाथी की सेना थी, जिसके कारण उसकी जो सेना है रावी नदी के उस तट पे ही रुकी रह गई और वो आ नहीं पाया उस समय, यानी कि नंदवंश का शासन था। ठीक है, और घनानंद उसका शासन राजा था। शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश आया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 125 में आइए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी, बहुत फेमस नाम है नीलम संजीव रेड्डी, राइट। आगे बढ़ते हैं, 125 का सी उत्तर है। 126 में आते हैं। ठीक है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब जारी किया? 2020-21 में। 2020-21 में ग्रीन बजट जारी किया है बिहार ने पहली बार। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कहाँ बनी है? क्या बनी है? पुलिस उप निरीक्षक बनी है, पुलिस उप निरीक्षक, यानी डी आंसर इसका सही होगा। 127 का डी आंसर सही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 128 का निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? जायद फसल आपको मालूम होगा। 128 का क्या आंसर होगा? चारा। क्या होगा? चारा एक जायद फसल है। क्या है? चारा एक जायद फसल में काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? देखिए, श्रेयसी सिंह जो है काफ़ी काबिल व्यक्ति थी, काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी युवा हैं, युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी हुई है उस इलाके में, और वो चुनी गई हैं जमुई से। कहाँ से? जमुई से। बीजेपी की लीडर हैं और काफ़ी जो
ओलंपिक में शामिल हुई थी और शूटिंग में महारत हासिल की हुई है, वो जमुई में है। सी आंसर होगा इसका। इसके भारत और चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? देखिए पूरा क्वेश्चन अफीम है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। भारत चीन इंग्लैंड के बीच में अंग्रेज जब भारत पे शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों ने चीन से चाय मंगाई थी, है ना। यानी कि अंग्रेज जो है चीन से चाय लाते थे, बदले में रुपए देना पड़ता था या उस समय सोना चांदी जो भी देना पड़ता था। उससे बचने के लिए चीन अंग्रेजों ने क्या किया, चीन के साथ व्यापार जो किया तो बदले में अफीम छोड़ दिया वहां कि जाओ अफीम तुम खरीदो, बदले में चाय दो हमको, है ना। तो उससे क्या हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरी तरह ब्रिटिश के पक्ष में चली आई और पैसा उसका बच गया पूरी तरह से, धन का निष्कासन चीन की तरफ नहीं हुआ। इसी के लिए चीन और ब्रिटेन के बीच में अफीम वॉर भी हुआ है, ठीक है। तो ये चर्चा वही का है, अफीम के लिए चर्चा था, ठीक है। जितना बुरे कारनामे हैं अंग्रेजों ने करके गया है, कुछ अब हम भी कोई कम थोड़ी ना है। भारत में के जो लोग हैं उस बुरे कारनामे को आगे बढ़ाने में बखूबी अपना भागीदारी पेश किया है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े गर्व के साथ वो कहते भी हैं। 131 का देखिएगा प्रश्न क्या है। 131 में 131 क्या कह रहा है कि पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? पीसीआरए का फुल पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी कि 131 का सी है, इसका क्या है 130 का अफीम है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देश ने मान्यता दिया था? अब बताइए 132 का कितने देश ने साथ दिया है? 132 का कितना उत्तर हो जाएगा? 9 देशों ने साथ दिया था। कितना दिया था? 9 देशों ने, ठीक है। इसके बाद पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए मई 24 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड फिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है दोस्तों। 33 का ए होगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने करंट अफेयर वाले कंपटीशन एग्जाम का जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें ऑलरेडी पूछा हुआ मेरा प्रश्न है ये, सीधा सीधा एज इट इज जो मैंने ऑप्शन डाला था एग्जाम में, है ना, टेस्ट पेपर में, सेम टेस्ट पेपर में ये ऑप्शन ये भी दिया है। पता नहीं ऐसा तो नहीं कि आयोग से मेरी बात हुई है ना वो तो कोइंसिडेंट है, लेकिन हाँ क्वेश्चन का टर्म क्या है, कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना इमेजिनेशन और इतनी ज़्यादा क्षमता तो विकसित करनी पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसके बाद 43 में आते हैं। आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है? यकृत यानी लीवर से कौन सा पीत प्राप्त करता है? छोटी आंत। कौन करता है बाबू? छोटी आंत करता है। कहता है हमको पीत दो, हमको बहुत पीत लहर रहा है ना, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा बाबू, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। 135 नंबर, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कौन नहीं जानता है? 22 जुलाई 47 को अपनाया गया है ना, 22 जुलाई 47 को अपनाया गया, यानी इसका उत्तर डी होगा। क्या होगा इसका उत्तर? डी होगा, डी होगा इसका उत्तर, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? किस संविधान संशोधन में कहा गया कि कुल लोकसभा सदस्यों की जितनी संख्या होगी उसका मात्र 15% ही मंत्री बनेगा? सब मंत्री बन जाएगा तो संतरी कौन रहेगा? देश सब चलाएगा। ज्यादा बाबा जी से मठवा न खराब हो जाता है, वही वाला बात है, इसलिए 15% ही तय किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा है दोस्तों? तो ये है 91वें संविधान संशोधन, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, ये ध्यान रखना है। 91st 136 का सी आंसर होगा, 136 का सी आंसर होगा। इसके बाद एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया है? वो दिया गया है अशोक कुमार शुक्ल, भारत के हैं, अशोक कुमार शुक्ला को दिया गया है दोस्तों, राइट।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के 138 नंबर, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत, है ना, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? आपको मालूम है दोस्तों, 1876 में दिल्ली दरबार का गठन किया गया था और दिल्ली दरबार के गठन में ही, है ना, महारानी विक्टोरिया को भारत की, है ना, महारानी घोषित किया गया था। ठीक है, कब? 1876 में। इसके बाद ही अकाल आया था। आपको मालूम है, एक ब्रिटिश के पत्रकार ने अपने पेपर में लिखा था कि जब रोम जल रहा था, है ना, तो नीरो बंसी बजा रहा था, है ना, मतलब इधर अकाल से भारत की जनता परेशान थी, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ब्रिटिश राजशाही ठाठ बाट के लिए महारानी विक्टोरिया को, है ना, महारानी की उपाधि से नवाज रहा है भारत में। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, तो 1876 था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापित प्रतिक्रिया देगा? विस्थापित प्रतिक्रिया देगा, विस्थापित प्रतिक्रिया देगा क्या? 139 का कितना हो जाएगा? ए आंसर होगा AgNO3, विलयन और कॉपर धातु, AgNO3 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। 139 का ऑप्शन ए आंसर होगा। इसके बाद 40 में आइए, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज पर्वत फैला हुआ है? एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मैपिंग का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आंसर होगा 140 का। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? हमको बताइए 141 में क्या है? कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। सॉरी, एक मिनट, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सी आंसर होगा इसका, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब साधारण बिल को विधानमंडल को पुनर्विचार लौटाने के लिए कोई सीमा थोड़ी निर्धारित किया गया है, कोई सीमा नहीं है। 141 का सी आंसर होगा इसका। ठीक, आगे बढ़िए। 42 में, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा 24 में सम्मानित किया गया है? अब बताइए, बड़ा बेहतरीन है ये क्वेश्चन पूछा है। और 42 का इसका उत्तर होगा ई रिक्शा चलाना। समझ रहे दोस्तों, काम बुरा नहीं होता है, इंसान का सोच बुरा होता है। कोई भी काम जो जीवन को संचालित करने में मदद करता है, वो काम खराब नहीं होता है, बशर्ते इस काम में ईमानदारी होनी चाहिए, है ना, एथिकल अप्रोच होना चाहिए, बुरा भाव नहीं होना चाहिए। खैर, एनीवे आगे बढ़ते हैं, यानी 142 का डी आंसर होगा। सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। बहुत सारा बच्चा गलती करके आया है फिर ये, है ना, 143 का सी होगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। ये जी है, यानी कि क्वेश्चन पेपर सीरीज जी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? पूंजीवादी बॉम्बे प्लान, देखो, भारत जब आजाद हुआ तो भारत का ढांचा कैसा होना चाहिए? पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, इस टाइप से। तो बम्बई के पूंजीपतियों ने एक प्लान बनाया, इसका नाम था बॉम्बे प्लान। इसमें कौन शामिल नहीं था, ये ध्यान है, धीरू भाई अंबानी इसमें शामिल नहीं थे, है ना, JRD टाटा, श्रीराम और GD बिरला सब मिलके, और भी लोग थे बॉम्बे प्लान में शामिल थे लोग, लेकिन अंबानी जी शामिल उसमें नहीं है। अंबानी पे हाल फिलहाल में ज्यादा वॉर चल रहा है, उन पर मतलब वॉर करने का अटैक किया जा रहा है, इसलिए इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन क्या है? 145 नंबर क्वेश्चन, जून 24 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश का पहला चीन है। चीन पहला देश है, बी उत्तर इसका 145 का बी होगा सही। 146, गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित सोनपुर मेला है। बिहार में सोनपुर मेला अभी हाल फिलहाल में ठंडा में लगेगा, आपको मालूम है ना। सोनपुर मेला जो है गंगा और गंडक नदी के संगम स्थल पर है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपको कि गंडक नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो सोनपुर में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी उत्तर हो गया 146 का। 147 का प्रश्न देखो, 147 प्रश्न क्या है? संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर
अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? अब हमको बताइए, अयोग्यता का निर्णय का अधिकार किसको होता है? विधानसभा अध्यक्ष को होता है ना। बहुत पावरफुल पोस्ट है वो। ऐसे नहीं समझिए कि विधानसभा अध्यक्ष तो बनाया है, नेताओं के बीच में ये गहमा गहमी रहती है। बहुत पावरफुल पोस्ट होता है वो, यानी ऑप्शन बी 47 का सही है। इसके बाद 48 में आइए। 48 में क्या है उत्तर? 48 का क्वेश्चन क्या है ये देखिए। पहले क्वेश्चन क्या है? कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या? प्लास्टिक का निपटाना वायु प्रदूषण कैसे हो सकता है? जीवाश्म ईंधन का जलना है? वनों की कटाई वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? कीटनाशक, देखो जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब जलेगा तो कार्बन का जो तत्व है वो फैलेगा और उससे वायु प्रदूषण प्रभावित होगा। आगे, मुंगेर पहाड़ी स्थित है ना भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है ना? मुंगेर जो पहाड़ी है इनमें से किसका एक हिस्सा है? जब देखिए मुंगेर पहाड़ी का संबंध है 48 का, सॉरी 49 का क्या है? दक्षिण का पहाड़ी होगा ना। मुंगेर दक्षिण बिहार में है तो दक्षिण का पहाड़ी होगा, यानी ऑप्शन ए आंसर है। इसका परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हमको बताइए कौन थे? जे थॉमसन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने सारे प्रश्नों का उत्तर सोल्व किया है और ये सीरीज ऑप्शन का क्या था? क्वेश्चन का जी सीरीज था। क्या था? सीरीज सीरीज जी था। और एक चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, जो हमने बताया है आगामी मेंस के एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए है ना, अगला जो एग्जाम है ये जी सीरीज है ना। और अगला जो एग्जाम है आपका वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपसे बोला है कि हम आपके समक्ष लेके आएंगे एक सीरीज जो मेंस के रिगार्डिंग होगा और मेंस से संबंधित ही होगा। उसमें हमारे प्रदीप सर होंगे जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, अभी इसको आप सप्लाई इंस्पेक्टर कहते हैं, वो हमारे साथ हमारे चैनल पे होंगे। हम उससे आपको रूबरू करवाएंगे। अब देखिए थोड़ी सी बात यह है कट ऑफ को लेकर बड़ा चर्चा गहमा गहमी रहती है। मेरा मानना है ऐसा है ना, हो सकता है कि वो है, मेरा मानना है कि इस बार कट ऑफ जो है आपको वो जनरल का जो कट ऑफ है, देखो ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी, यही ना है। अब देखिए जनरल का जो कट ऑफ है ना, जनरल का कट ऑफ अगर आप मूल्यांकन कीजिएगा तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। मुझे लगता है कि 90 से 95 के बीच में जनरल कट ऑफ होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सेम इसी प्रकार से उससे 2-3 नंबर कम होता है ना। तो 88 से लेके 93 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ होगा। ईबीसी भी यही 4-5 नंबर कम, कभी 10 नंबर कम रहता है, उसी हिसाब से इसका कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ लगभग 85 से लेके 90 के बीच में रहने की संभावना है ना। एससी का कट ऑफ जो है मोटा मोटी आप समझिए कि 75 के आसपास में होगा, 75, 75 के आसपास में होगा, है ना। 75 से 80 के आसपास में होना चाहिए। आई थिंक उतना भी नहीं होगा ये, अगर मेरे संज्ञान में हो जाए तो। मेरे हिसाब से एससी का कट ऑफ जो है वो 73, 74, 75 इस टाइप से होना चाहिए। यानी कट ऑफ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सीटें ज़्यादा है ना, सीट ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो काम भी करेगा। खैर एनीवे, हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं प्रदीप सर के साथ आपने इसी चैनल पर। तो अधिक से अधिक हमें इसमें आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ताकि जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं
मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, बहुत ही कायदे से पढ़ना है, आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। वही मेन आधार होता है। आंसर राइटिंग स्किल जब तक नहीं, क्या होता है कि कभी कभी आधा, जैसे एक पैराग्राफ लिखा आपने, कोई क्वेश्चन देखा, अरे यार ये तो बहुत आसान है, लगता है आसान है, लेकिन एक पैराग्राफ लिखने के बाद आपका डायरेक्शन चेंज होता है। आपको जाना है वॉइस ऑफ अमेरिका, तो आप चले जाएंगे BBC लंदन, है ना। तो वो जो अमेरिका और लंदन के बीच में जो गैप होता है ना, वही गैप से बाईपास हो जाइएगा आप एग्जाम, समझ रहे हैं ना। तो उस चीज़ को समझना है। मेंस टिपिकल है और आसान भी है, समझ गए तो आसान है, न समझे तो टिपिकल है। इस सब एग्जाम पर लागू होता है, लेकिन मेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे काम करना पड़ता है। फिर हम लोग मिलते हैं, देखिए प्रदीप सर के साथ 1-2 दिन में आपको जरूर यूट्यूब चैनल पर आएगा इसका नोटिफिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद।